जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम चित्रकला के जो टीजीटी एंड पीजीटी की बात करते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिसमें इससे पहले 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक को मैं अपलोड कर चुका हूं और आज 11 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वहां तक चर्चा करेंगे। इसका सीरीज जो है 125 क्वेश्चन का है और आगे चल करके मैं पूरे के पूरे प्रश्नों को एक साथ बनाऊंगा और आपसे फिर उसी हिसाब से चर्चा करूंगा। बहरहाल अब हम चालू करते हैं आगे की तरफ। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था बाघ गुफा कहाँ स्थित है। तीसरा क्वेश्चन था बौद्ध भिक्षु किसमें निवास करते थे, बिहार में, मंडप में, गांव में, गर्भगृह में। इसका उत्तर आप लोग दीजिए क्योंकि आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन था प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय रहा है तो मुख्यतः क्या रहा है, तो आपको मालूम होगा हम शिकार की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन था यामिनी राय का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था आपको मैं बता दूं कि 1972 में यामिनी राय जी की मृत्यु होती है, लेकिन जन्म कब हुआ था ये पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया था गोगी सरोजपाल के पति का क्या नाम है, तो यहाँ पर क्या है आप बताएं कमेंट बॉक्स में। छठा क्वेश्चन है गोगी सरोजपाल की जो मृत्यु है वो कब होती है, 25 जनवरी 2024, 21 जनवरी 2024, 27 जनवरी 2024 या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा तो इसके विषय में आप बड़े बताइए। अगला क्वेश्चन है नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया था, वह कौन सा काल है, इसमें क्या आएगा ये भी आपको बताना है। नहीं क्लियर है तो पीछे की वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें 1 से 10 क्वेश्चन तक को मैंने हल करवाया हुआ है। बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र चुनी गई है, तो इसमें क्या था, मुख्यतः धार्मिकता की बात किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन था किस कलाकार ने एक पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया था, तो इसमें किसका नाम आएगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 11 की बात करते हैं तो आपने देखा होगा अब हमारा काम चालू होता है। कहते हैं तेन चित्र तहती वासी, चित्र का नाम है तेन तहती वासी का चित्रकार कौन है, पाल सेजा है, पाल गोगवा है, विसेंट वान गॉग है या जॉर्ज सोरा है, इसमें से कौन है आप बताइए। नहीं ये नहीं था, कौन है बताइए। उस बच्चे के पास थी ना, इतना क्या। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या सही होगा कैसे होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं तो इनमें से क्या सही होगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहां पर पाल गोगवा का नाम लिया जाएगा। किसका लिया जाएगा, पाल गोगवा का। अब हम चालू करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है। कहते हैं 12 की जब हम बात करते हैं उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने तहती द्वीप पर चित्रकारी की थी। तहती द्वीप की बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि मातिस का नाम आता है, बी कह रहा है वैन गॉग का नाम आता है, सी कह रहा है कि सोरा का नाम आता है और डी 4 नंबर कह रहा है गोगवा का नाम आता है। तो इसमें क्या सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बड़े अच्छे से देखिए। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो इसका ये क्लियरिटी होता है कि भैया आपको बिल्कुल क्लियर है, तभी आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। नहीं क्लियर है तो आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें जो है गोगवा का नाम लिया जाता है। अब यहाँ गोगवा की बात किया गया है तो चलिए एक ही चीज आप बता दीजिए, गोगवा का जन्म कब हुआ, गोगवा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। 2 पॉइंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए अपनी क्लास में ये बड़ी दिक्कत की बात है कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये इसीलिए पूछता हूँ कि हमारा जो चेतन अचेतन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की बात कर रहे हैं। कह रहा है प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार हैं
प्रभाववाद की बात किया जाए तो आपको इसके विषय में मालूम होगा, मुख्यतः सूर्य के प्रकाश पर कार्य किया गया। किस पर कार्य किया गया? सूर्य के प्रकाश पर कार्य किया गया। तो क्या कह रहा है कि प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन है? जॉर्ज सोरा है, या सल्वाडोर डाली है, क्लोद मोने है, या पाब्लो पिकासो है। अब देखिए, ऐसी हालत में एक चीज और हम करते हैं, जैसे आपको मालूम होगा जब हम पाब्लो पिकासो की बात करते हैं तो किस वाद के हैं? घनवाद के हैं। अब घनवाद की बात किया जाए तो 1907 में इसका उदय होता है और कब तक चलता है? 1925 तक। एक बात और आता है घनवाद का, जो स्वर्णिम काल माना जाता है 1912 से लेकर के 25 तक के समय को इसका स्वर्णिम काल माना जाता है। तो ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है ऐसी चीजों को जानना समझना। सल्वाडोर डाली की बात करते हैं तो पिघलती हुई घड़ियां आपको मालूम होगा कि इनकी बड़ी अच्छी कलाकृति है, बहुत अच्छी इस है। और ये किसके हैं? अति यथार्थवाद के कलाकार हैं। किसके हैं? अति यथार्थवाद के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अब अति यथार्थवाद की बात किया जाए तो जब हम अति यथार्थवाद की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो चित्रण किया गया है इसका मुख्य विषय क्या रहा है? स्वप्न, बेचैनी। जैसे आप लोग सोते रहते हैं और आपको कभी कभी ऐसा सपने दिखता है कि आप परेशान रहते हैं, उल्लासमय रहते हैं, तो ऐसी चीजों को ही क्या किया जाता है? इसमें अति यथार्थवाद में चित्रित किया गया है। मतलब पाब्लो पिकासो नहीं हो सकते हैं, सल्वाडोर डाली नहीं हो सकते हैं, क्लोद मोने बच रहे हैं, जॉर्ज सोरा साहब बच रहे हैं। अब दो में से एक होंगे, तो जल्दी बताइए इसमें से क्या सही होगा? तो यहाँ पर जब हम जॉर्ज सोरा की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि 9 प्रभाववाद के कलाकार हैं। किसके हैं? 9। ये भी आपको क्लियर। तो यहाँ पर कौन क्लियर हुआ? क्लोद मोने। प्रभाववाद के मुख्य कलाकार के रूप में किसका नाम लिया गया? क्लोद मोने। आगे माने की भी बात करते हैं, और भी कलाकार हैं इनसे संबंधित जो प्रभाववाद के कलाकार हैं। देखिए एक बार कितने कलाकारों का नाम आपको याद है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आगे हम बढ़ते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए और प्यारा सा है। देखिए कह रहा है कि बर्nt साइना रंग दिखता है। जो बर्nt साइना रंग है वह कैसा दिखता है? ये आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। बर्nt साइना की बात करते हैं तो कैसा दिखता है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। बर्nt साइना की बात करते हैं तो जल्दी से चलिए। ऑप्शन में है कि पीले के जैसा दिखता है, लाल के जैसा दिखता है, हरे के जैसा दिखता है, या नीला जैसा दिखता है। अब यहाँ बर्nt साइना की बात किया गया, इसका रंग कैसा दिखता है? चलिए, तो मैं देख रहा हूं जब हम बर्nt साइना की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है और वहां पर लाल के जैसा दिखता है। अब लाल की बात किया गया है। लाल रंग की बात किया जाए तो 2-3 चीज आपको याद आना चाहिए अच्छे से। एक तो प्रागैतिहासिक कला में प्रागैतिहासिक कला में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो किसका आता है? गेरू रंग का नाम लिया जाता है। गेरू को हम जब ऑप्शन में नहीं होता है तो लाल लिखते हैं। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है। 1819 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ पर नीला रंग का प्रयोग किया गया था। किसका? नीला रंग का। इसको कला की भाषा में क्या कहा गया और ये किस देश से मंगाया जाता था उस समय? क्योंकि नीला रंग यहाँ नहीं बनता था, वो कहीं से मंगाया जाता था। एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा नाम आप बता दीजिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो बर्nt साइना की बात किया, लाल। 2 चीज और बताइएगा महोदय, वो कौन से हैं? 2 चीज बड़ा अच्छा है। एक तो आपने देखा होगा जो इंद्रधनुष है, जिसको हम विब्गोर कहते हैं या बैनी आह पिनाला कहते हैं। बैनी आह पिनाला, ये इंद्रधनुष के रंग हैं। कौन से हैं? इंद्रधनुष के। इंग्लिश में इसी को हम
विबग्योर के नाम से जानते हैं। ब मतलब बैगनी, नी मतलब नीला, आ मतलब आसमानी, हा मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा रंग है? तो वह लाल है। और सूर्य से सबसे दूर कौन है? तो बैगनी है। अब एक चीज बता दीजिए कि सर्वाधिक ठंडा रंग कौन सा है और सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है? ये दो चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे फिर हम बढ़ते हैं इसके साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा चीजें बताइए कि कहीं मैं बहुत ज्यादा धीरे तो नहीं पढ़ा रहा हूं, गति बढ़ानी चाहिए या नहीं। तो आप लोगों का कमेंट जब आता है तो उसके अनुसार मैं और अच्छे से काम कर पाता हूं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है। कहते हैं कि हमजानामा, हमजानामा चित्र पोथी जो है किस काल में बनी है? अब अकबर के काल में बनी है, या औरंगजेब के काल में बनी है, या जहांगीर के काल में बनी है, या शाहजहां के काल में बनी है? तो जल्दी बताएं। जब हम हमजानामा की बात किया जाए तो इसका जो चित्रणकार है अकबर के समय में किया गया। अकबर की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अब भैया जब इनका टाइम पीरियड हम पढ़ ही लिए तो इनको क्यों छोड़े? जहांगीर का क्या है? अकबर के पुत्र के रूप में जहांगीर को जाना गया। तो कब से? 1605 से लेकर के 1628 से 27 माना जाता है। शाहजहां की बात करते हैं तो 1628 से लेकर के कितना आता है? जल्दी बताइए। 1656। और यहां के बाद में 1760 ईस्वी तक किसका समय होता है? औरंगजेब का होता है। ये आपको क्लियर होगा। बहरहाल अभी यहाँ पर मैं दो नाम छोड़ दिया हूं आपके लिए, बाबर के टाइम पीरियड के लिए और हुमायूं के टाइम पीरियड के लिए। इनका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया कब से कब तक इन्होंने दिल्ली में राज किया। ये आपके लिए बड़ा है। इन्हीं में से एक शासक था जो दिल्ली के पुराने किले की जो पोथी खाना है, मतलब पुराना किला है, उसके पोथी खाने से सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो एक विद्वान है लेनपुन जी, उन्होंने कहा हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी। तो बड़ा अच्छा कथानक है। और क्योंकि जो हुमायूं था बड़ा अफीम का प्रेमी था, नशेड़ी था कह सकते हैं, मतलब बहुत प्रकार के नशाओं का प्रयोग करता था। तो इस वजह से भी लोग इनको कहते हैं। तो ये आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए। जब हम 15 की बात करते हैं तो कहते हैं मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? चलिए भैया, यामिनी राय है कि अमृता शेरगिल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है या देवी प्रसाद राय चौधरी है? अब देखिए यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ये तो क्लियर सी बात है कि हम देवी प्रसाद राय चौधरी की बात ही करेंगे, जिनको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? डीपी राय चौधरी के नाम से जानते हैं। अब बहरहाल थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जब हम यामिनी राय की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ होता है? बंगाल में होता है। कब होता है? 1887 ईस्वी में होता है। आपको मालूम होगा जब इनके बारे में बात करते हैं, जो कलकत्ता का काली मंदिर है, कौन सा? काली मंदिर से बहुत प्रभावित थे। काली मंदिर, वहीं पर जो काली घाट शैली है, काली मंदिर और काली घाट शैली की बात किया जाए तो इससे बड़े प्रभावित कलाकार हैं। इन्होंने अपने चित्रों में मुख्यतः चटक रंगों का प्रयोग किया। क्या किया? चटक रंगों का प्रयोग किया था। किस रंगों का प्रयोग किया? चटक रंगों का प्रयोग किया। काली घाट शैली से प्रभावित कलाकार हैं। बंगाल में जन्म होता है, 1887 में होता है। काली घाट मंदिर, जो काली घाट शैली है मुख्यतः काली मंदिर से माना जाता है।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग करते हैं और इनका जो मुख्य माध्यम है वह टेम्परा है। मतलब कार्य तो अदर में भी किए हैं, लेकिन मुख्यतः क्या है, वह टेम्परा है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अगली बात करते हैं, अमृता शेरगिल जी की बात कर ले। अब देखिए, ये ऐसे प्रथम आधुनिक महिला कलाकार हैं जो भारत की प्रथम आधुनिक महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो 1913 में इनका जन्म कहाँ होता है? भारत में तो होता नहीं है, हंगरी में होता है, बुडापेस्ट में होता है। इनके पिता भारतीय थे, माता हंगेरियन थी। माँ का क्या नाम था? थोड़ा से कमेंट करिए आप लोग। तो माँ का नाम क्या था इनकी? देखिए, माँ शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। अब जब हम अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो भैया 1913 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बुडापेस्ट, हंगरी की बात करते हैं। ये भारत आई मतलब कई बार इनका भारत आने जाना हुआ था, लेकिन 1932 में ये जब भारत आई तो अजंता और एलोरा गुफाओं का अजंता और एलोरा गुफाओं का इन्होंने भ्रमण किया। तो इन्होंने देखा कि यार हमारे लिए तो भारत देश है, ऐसी महान कलाकृतियां हमारे लिए तो यहाँ पर है, विदेश में मैं क्या कर रही हूँ। तो इन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि हमें भारत में ही रह करके कार्य करना है, और कुछ समय बाद ये पूर्णता आती हैं और भारत में ही बस जाती हैं। इनका जो आर्ट स्टूडियो है, अमृता आर्ट स्टूडियो की बात कही, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अमृता आर्ट स्टूडियो की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कहाँ है? गोरखपुर में है। अमृता आर्ट गैलरी या आर्ट स्टूडियो कहाँ है? गोरखपुर में है। ओके, ये आपको मालूम होगा। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जब हम अमृता की बात किया 1913 में इनका जन्म हुआ, लेकिन 1941 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में इस महान कला विदुषी की जो मृत्यु है लाहौर में हो जाती है। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो आइए एक चीज और भी कर लेते हैं भैया। जब भी पाकिस्तान का नाम आए तो आपके माइंड में एक सभ्यता आनी चाहिए जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको मालूम होगा इसके दो मुख्यतः दो की बात करते हैं, चाहे वो हड़प्पा की बात कर लीजिए। अब हड़प्पा की बात किया तो दो चीज और भी याद कर लीजिए। 1878 में इसकी खोज होती है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर 1921 में इसकी खुदाई किया जाता है। 1878 में इसकी खोज होती है, लेकिन इसकी जो खुदाई है कब किया जाता है महोदय? 1921 में। और वहीं पर एक है मोहनजोदड़ो का नाम लिया जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक मेन स्थल है। इसकी खुदाई 1922 में की जाती है। अब ये सब चीजें तो बड़ी आसान है, सभी बता देते हैं कि हमें तो आता है, सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है। अब इसकी खोज किसने किया? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी खुदाई किसके संरक्षण में किया गया? तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके संरक्षण में किया गया? और चौथा क्वेश्चन एक ले लीजिए और जो आपके गुजरात में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लोथल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोथल के नाम से। इसकी खुदाई किस सन में और किसने करवाई? दोनों चीज बता दीजिए। तो भैया अभी तक हम देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चन का मात्र छठा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी देर में कम से कम हम 20 से 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास आपसे चर्चा कर चुके हैं। एक बार क्लियर करता हूं। तो यहां पर क्या पूछा गया था कि मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी की बात करते हैं तो अपने आप में बड़े महान मूर्तिकार हैं, बड़ी महानता है। अब क्या महानता है?
कैसे महानता है? जैसे आप नगमा की बात करते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की बात करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1954 में ही एक यहाँ पर श्रम की विजय, कौन सी मूर्ति शिल्प बनाया? श्रम की विजय नामक एक मूर्ति शिल्प का निर्माण किया कंक्रीट और सीमेंट में, जिसमें कितने मानव आकृति को दिखाया गया है? 4 मानव आकृति को दिखाया गया है। क्या करते हुए दिखाया गया है महोदय? एक भारी भरकम पत्थर को उठाते हुए बल्ली की सहायता से। और वह मूर्ति शिल्प किस लिए प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है कि जब पत्थर उठाते हैं या कोई कार्य हम करते हैं तो हमारे शरीर का जो मांसल्स है वो बड़े अच्छे से निकलते हैं, तो उसमें भरपूर दिखाया गया है। 1959 की बात करते हैं तो चेन्नई मारीना बीच पे भी एक श्रम की विजय नामक मूर्ति का निर्माण किया इन्होंने, और उसमें जो है क्या किया? कांसे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कांसे का प्रयोग किया। ये भी आपके लिए है। 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की भी स्थापना होती है, और उसके प्रथम राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात करते हैं तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। यही नहीं, जब हम डीपी राय चौधरी की बात करते हैं तो आगे चल के क्या पहले ही 1929 में ये किसी कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। तो कहाँ की बात थी? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक इनकी मूर्ति शिल्प और भी है जो आपके वहां पर है, जो पटना सचिवालय की बात किया जाता है। एक मूर्ति शिल्प और भी है जिसे हम 11 मूर्ति के नाम से जानते हैं। ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। तो ऐसी चीजें आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए, समझनी चाहिए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ऐसी चीजें समझना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए, कहते हैं कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? देखिए, जब भी आप पेपर दे रहे हो या कहीं लिख रहे हो, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ा करो। कह रहा है कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। अब है और नहीं है में बड़ा अंतर होता है। अब आप क्या करते? कह रहा है कि नहीं है। अब माने यहीं तक पढ़ते और कांगड़ा को आप लगा के चले जाते। आपको मालूम होगा मेवाड़ का संबंध कहां से है? राजस्थान। गुलेर का कहां है और बशोहली का कहां है? तो आपका राजस्थान यहां से ही होगा। जो मेवाड़ है उसका संबंध पहाड़ी शैली से नहीं है, कांगड़ा का है, गुलेर का है, बशोहली का है। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन का उत्तर आप और बता दीजिए। एक तो जो कांगड़ा शैली है इसके शासक कौन है? किसके शासन काल में या स्वर्ण काल की है? गुलेर के शासक का नाम बता दीजिए, बशोहली का बता दीजिए। वैसे मैं एक का बता दे रहा हूं, कृपाल पाल। वो कौन से शैली के हैं उसके लिए लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा, आवाज मेरी इस पे यूट्यूब पे अच्छी आ रही है? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए है। कह रहे दक्षिणी कला शैली का प्रसिद्ध केंद्र है। अब लो भैया, कांगड़ा की बात करोगे, जयपुर की बात करोगे, बूंदी की बात करोगे, इनका तो कोई संबंध ही नहीं दक्षिणी शैली से। किसका संबंध है? बीजापुर का संबंध है। बीजापुर का संबंध यहां से है। अब बीजापुर के शासक कौन है महोदय? ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। गजब की बात है भैया, जितना भी देखो उतना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यही बातों पे बात चलती रहती है। अरे जितना हम पढ़ रहे हैं उतना आप भी पढ़ाइए मुझे, आप भी पढ़िए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
ठीक है ना। तो यहाँ कौन है, बीजापुर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए और आता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर की बात करेंगे। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? वह कौन सा कलाकार है जो अपनी चित्रकारी को ही हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस के नाम से संबोधित किया है? जॉन मीरो है, या सल्वाडोर डाली है, या पिकासो है, या फ्रेजमार्क है? तो इनमें से क्या सही होगा, जल्दी से बताएं, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको मालूम होगा जब हम हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस की बात करते हैं तो सल्वाडोर डाली का नाम लिया जाता है। सल्वाडोर डाली मुख्यतः किस वाद के लिए जाने जाते हैं? अति यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं, अति या यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं। एक भारतीय में बात करते हैं, भारत के भी थे जिन पर कहा जाता है कि अति यथार्थवाद का बड़ा गहरा प्रभाव था। क्या नाम था? विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य, इनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव था। इन्होंने अपनी एक गुड़िया चित्र श्रृंखला बनाया था। क्या बनाया था? गुड़िया चित्र श्रृंखला, उसके लिए जाने जाते हैं। ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सल्वाडोर डाली की एक जीवनी है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? थोड़ा से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। अगला लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक एक पुस्तक, इसके लेखक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? स्टेला क्रेमरिस, BS अग्रवाल, या कपिला वासैन, या आनंद कुमार स्वामी? तो किसका नाम आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक के रूप में हम किसका नाम लेते हैं? तो जल्दी बताइए। तो यहां पर आनंद कुमार स्वामी का नाम आएगा। किसका आएगा? आनंद कुमार स्वामी का। अब आनंद कुमार स्वामी की बात है तो 4-5 क्वेश्चन आपको याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। कौन कौन से? अब देखिएगा, याद है कि नहीं? यस या नो बताइए। याद होगा, है मुझे पूरा विश्वास है। जैसे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1913 में, क्या नाम है आप बताइए। एक पुस्तक लिखी 1916 में, उसका क्या नाम है आप बताइए। इन्होंने जैन शैली को क्या नाम दिया? जो जैन शैली है उसको क्या नाम से पुकारा, किस नाम से संबोधित किया? बताइए भैया। पाल शैली को किस नाम से संबोधित किया? इसको भी बता दीजिए भैया। अगला क्वेश्चन, इनका जो जन्म है वह किस देश में हुआ? देश का नाम बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, जो जन्म है किस सन में हुआ? सन का भी नाम बता दीजिए। ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण है। आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखिए, और नहीं आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जा करके पढ़ना चाहिए, और बड़े अच्छे से पढ़ करके इनको क्लियर करना चाहिए। देखिए, इसके साथ यहाँ पुस्तक की बात हुई है। आप किन्हीं भी 10 पुस्तकों का नाम लिख दीजिए, किन्हीं भी 10 पुस्तकों का नाम लिख दीजिए। चाहे रघुवंश महाकाव्यम की बात कर लीजिए, कादम्बरी की बात कर लीजिए, है एक उत्तर रामचरितम की बात करते हैं, अष्टाध्यायी की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, या श्री रामचरितमानस की बात करते हैं, दोहावली, या इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें हैं। कम से कम आप 10 पुस्तक और उनके लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, उससे और क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना अलग बात है। आप आए, 10 क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था, 10 में से 10 आपके सही हो गए। अरे 10 में से आपके जब 100 क्वेश्चन सही हो तो वो अच्छा होता है कि 10 में से 10 हो जाए। हम 10 क्वेश्चन पढ़ें और 10 में से कितने होने चाहिए? 100। तो आज की यहीं तक हम लोग 20 नंबर तक कर लिए हैं। आगे 21 से लेकर के 30 तक हम तीसरी वीडियो में आपको देंगे। ठीक।